नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर अपने साइंस का जो बायो वाला पार्ट है, जीव विज्ञान वाला पार्ट, वो चल रहा था। हमने पिछले वीडियो के अंदर छठे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे सातवें चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले जान लेते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से कितने मार्क्स का है और कैसे कैसे प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न इसमें से आने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है आपके 6 नंबर का है, तो 6 नंबर बहुत बड़े मायने रखता है। तो आपने अभी तक इस चैप्टर में से बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, तो मात्र इन प्रश्नों का आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, आप पूरे में 6 नंबर आसानी से निकाल पाएंगे। बात करते हैं दो, इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न, एक रिक्त स्थान यानी फिल इन ब्लैंक आने वाला है, एक अति लघुत्तरात्मक और एक 3 नंबर का प्रश्न आपके लघुत्तरात्मक आने वाला है। तो इस तरफ से ये इसमें जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से प्रश्न रहने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ऑब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, उनके क्या क्या आंसर हैं। हम पूरे वीडियो के अंदर देखेंगे प्रश्नों के साथ उसके आंसर्स भी, ताकि हम आसानी से याद कर पाए। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। आपको यह बताना है कौन सा प्लांट हार्मोन है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सिन। तो हम पढ़ते हैं, देखो इंसुलिन हमारे इंसानों के अंदर यानी जीवों के अंदर होता है। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो पादपों में पाया जाता है, और पादपों में यानी उसके बिल्कुल टॉप पे पाया जाता है, जहां पर वो लंबाई में उसकी क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोचने के लिए यानी थिंग्स के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, हार्ट बीट के लिए, ठीक है, शरीर के संतुलन के लिए यानी बैलेंस के लिए बॉडी के, या फिर उपरोक्त सभी, यानी ये सभी है जो हमारा मस्तिष्क है जो इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखें, इसके बाद में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खलिस्तान को क्या कहते हैं। द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड। दुर्मिका यानी डेंड्राइट, सिनेप्स, एक्सॉन या फिर आवेग यानी इंपल्स। तो जो दो कोशिकाओं के बीच खालिस्तान होता है उसको हम क्या कहते हैं, तंत्रिका और कोशिका के बीच सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, कौन सा है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, फुफ्फुस या फिर हृदय। तो इसकी हम बात करें तो जो हमारा है न्यूरॉन कह दो या तंत्रिका कोशिका जो है वो क्या है, हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सा है, न्यूरॉन। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से कीजिएगा। अगला है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो पैनक्रियास ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर एड्रिनलिन। तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो हमारे मधुमेह रोग के लिए क्या करता है, कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अनबैलेंस से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमें दे रखा है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन पादप की वृद्धि में सहायक है। पादप की वृद्धि में सहायक कौन कौन सा है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है या फिर एब्सिसिक एसिड है यानी अम्ल है। तो पादप की वृद्धि में जो सहायक होता है वो होता है ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सिन, जो बिल्कुल पादप के क्या होते हैं, बिल्कुल शीर्ष भाग पर पाया जाता है, बिल्कुल टॉप पर होता है, जो पादप की वृद्धि में सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा है कोशिका, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक है, विच प्लांट हार्मोन इंड्यूस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए कौन सा है, तो हम बात करते हैं ऑप्शन के अनुसार, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक अम्ल। तो साइटोकाइनिन जो होता है वो कोशिका विभाजन, जैसे हम कोशिका की बात करें तो कोशिका विभाजित होकर, एक कोशिका विभाजित होकर 2 में बदलती है, 2 4 में, यानी कोशिकाओं का विभाजन होता है तो शरीर के अंदर वृद्धि होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो क्या हो, पादप हो। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जो आवश्यक है वो है साइटोकाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से घींगा रोग होता है। गोइटर रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो जो गोइटर रोग है वो होता है, गोइटर या गलगन रोग जिसको कहते हैं, वो कौन से हार्मोन की कमी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। किसकी कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी से ये रोग होता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा या गोइटर रोग। आयोडीन तत्व होता है जो क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करता है, संतुलित करता है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। ठीक है, लेकिन हार्मोन कौन सा है, इसके अंदर हार्मोन पूछा गया तो हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खालिस्तान को हम पढ़ के आए हैं पहले से।
द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द टू नर्व सेल इज कॉल्ड, क्या होता है? सिनेप्स होता है। क्या होता है? सिनेप्स। क्या होता है? सिनेप्स। खालिस्तान, नेक्स्ट स्थान की बात करते हैं। हमारे जो मैंने जैसा कि आपको बताया, इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पर्सन आएगा, उसके बाद में एक खालिस्तान आएगा। तो खालिस्तान भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है आहार में आयोडीन की कमी से रोग होता है। आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी हम पढ़ के आए थे, गाइटर रोग या घेंगा रोग, गलगन रोग भी जिसको कहते हैं घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। आगे है इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन हार्मोन कॉजेज डिजीज, कौन सा डिजीज होता है? मधुमेह। डायबिटीज कह दो या मधुमेह कह दो, डायबिटीज या मधुमेह रोग इसकी कमी से होता है। अगला है हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। कौन से हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन जो हार्मोन है उसको हम क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन को। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या करता है? हमें आपातकालीन की स्थिति में ये हार्मोन स्रावित होता है, जो हमारे हृदय की धड़कन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, सांस दर को बढ़ा देता है। ठीक है, उस समय हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करता है? उसमें सहायता करता है। मेरुरज्जु में सुरक्षित रहता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रिवेंशन इन, तो मेरुरज्जु कहां पर सुरक्षित रहता है? हमारी रीढ़ की हड्डी में। कहां पर? रीढ़ की हड्डी, जिसको हम कैसरिक दंड, कैसरिक दंड कहते हैं। यानी हमारी रीढ़ की हड्डी भी आप लिख सकते हो, उसमें क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी एक नंबर के जो आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसके हिसाब से देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप अच्छे से कीजिएगा। पहला प्रश्न आपको ये दे रखा है, पहला प्रश्न हमें ये दे रखा है, नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम। ठीक है, आपको बताना है मेल हार्मोन का नाम बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। इसी तरह का एक और है, फीमेल हार्मोन का, आपको मादा में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम क्या है? फीमेल हार्मोन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दो नाम याद रखने हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तीसरा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि में नियंत्रित करती है? शरीर की वृद्धि के लिए कौन सी ग्रंथि आवश्यक है? पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटाइन जो हार्मोन है उसका स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटाइन हार्मोन का स्रावण करती है, जो हमारी सर्दी के वर्दी के लिए, शरीर की वर्दी के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, इसका बैलेंस होना जरूरी है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति की हाइट औसत से, एवरेज हाइट से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। जबकि ये कम रह जाए तो व्यक्ति क्या रह जाता है? बौना रह जाता है। हम कई व्यक्ति ऐसे देखते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है। ठीक है, उनका क्या होता है? ये जो हार्मोन होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा पिट्यूटाइन जो हार्मोन स्रावित किया जाता है, ये कम रह जाता है, इसकी वजह से उसकी हाइट कम रह जाती है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, हम पढ़ के आए थे न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कह दो। ठीक है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जिसको कहते हैं वो क्या होती है? वो हमारी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब हम बात करेंगे जो हमारे 3-3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। सबसे पहला है, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले क्या करना है? हार्मोन का नाम लिखना है, उसका कार्य लिखना है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। राइट द नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज ग्लैंड इन ह्यूमन। राइट द नेम ऑफ द डिजीज कॉजेज बाय इट्स डेफिशिएंसी, यानी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले बात करें, मानव में अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, अब इसके कार्य क्या है? ठीक है, इसका जो कार्य है, पहला है इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज को सामान्य मात्रा में बनाए रखता है। अब जो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करता है, ज्यादा भी नहीं हो जाए कम भी नहीं हो जाए। ठीक है, शुगर की बीमारी दो तरह से हो सकती है, ज्यादा हो गया तब भी दिक्कत, कम है तब भी दिक्कत होती है। दूसरा क्या है, ये यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। यकृत में यानी हमारे लीवर के अंदर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है,
उसके बाद में इसके होने वाला रोग कौन सा है, आपसे पूछा इनकी कमी से कौन सा डिजीज या कौन सा रोग होता है, तो हमें पता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। कौन सा? मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। इस तरह से आपके पर्सन पार्ट्स में अलग अलग पूछे जाएंगे। जैसे इसमें पूछा गया है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, ठीक है, इसके कार्य क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। इस तरह से आपसे पर्सन पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट हमारा पर्सन है बहुत महत्वपूर्ण, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर क्या करना है, इसके प्रमुख भागों के भाग और उसके कार्य लिखने हैं। मानव मस्तिष्क का आपको चित्र बनाना है, ठीक है, मानव मस्तिष्क का एक चित्र बनाएंगे। पहले डायग्राम बहुत अच्छे से हमें सीखना है, इसका प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्या है, आपके मानव मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। तीनों नाम लिखने के बाद में इसके कार्य लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क का सबसे जटिल और क्या होता है, सबसे बड़ा भाग, ये वाला जो भाग है वो क्या है, अग्र मस्तिष्क के अंदर आता है सीधा। ये वाला भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क के अंदर आता है। अग्र मस्तिष्क का भी सबसे बड़ा भाग होता है ये जो आपको रस्सी जैसा इसके अंदर दिख रहा है, ये उलझी हुई रस्सी जैसा, ये जो होता है प्रमस्तिष्क होता है। कौन सा? प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क ही होता है। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। अब हम इसके बात करते हैं हमारे जो अग्र मस्तिष्क के कार्य क्या क्या है। ये हमें मुख्य सोचने वाला भाग है, हमारे सोचने का काम होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक मतलब वे क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में होती है, जैसे हाथ का हिलाना, बोलना, ये सारी क्रियाएं हमारे नियंत्रण में होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, इससे नियंत्रित होते हैं अग्र मस्तिष्क से। सूचनाओं को याद रखना, जो भी हम जैसे चीजें हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको हम याद कर रहे हैं, तो वो भी हमारे क्या होता है, अग्र मस्तिष्क में स्टोर रहता है। इसके बाद में शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना, शरीर के विभिन्न पार्ट से सूचनाओं को एकत्रित करके जो एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है, वो भी इसी का कार्य है। तथा उनका समायोजन करना, उसको क्या करना, फिर उनका सॉल्यूशन भी करना। जैसे हमारे कहीं पर कुछ दिक्कत हो गई है तो वहां से सूचना हमारे दिमाग तक पहुंचेगी, ठीक है, फिर वो दिमाग उसको कहेगा भाई इस तरह का इसका उपचार किया जाए, मतलब सही करना है। जो भी हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती है वो इससे नियंत्रित होती है। और भूख से संबंधित क्या करता है, जैसे हमें महसूस होता है कि अब हमें भोजन की जरूरत है, भूख का लगना, और ये सारा किससे होता है, अग्र मस्तिष्क से होता है। उसके बाद है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का मेन कार्य है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी, जैसे हम बात करते हैं पुतली के आकार में परिवर्तन होना। पुतली का आकार हमारे आंखों के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका यानी आइरिस। ये हम पढ़ के आए थे 11वें चैप्टर के अंदर, मानव नेत्र वाले। इसी तरह सिर की और गर्दन से प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो सिर की और गर्दन की होती हैं, वो भी किसके द्वारा कंट्रोल होती है, वो भी मध्य मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा लास्ट जो पार्ट होता है पश्चिम मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ये बीच वाला भाग दिख रहा है आपको, ये मध्य मस्तिष्क है, और ये हमारा आ जाता है कौन सा, पश्चिम मस्तिष्क, तीसरा भाग। पश्चिम मस्तिष्क में हमारे तीन पार्ट होते हैं। हमारे अग्र मस्तिष्क में भी वैसे तो तीन पार्ट होते हैं, आप अलग अलग चाहे तो लिख सकते हैं। एक होता है प्रमस्तिष्क, एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है थैलेमस। ये हमारे अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। फिर आता है मध्य मस्तिष्क, उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क के भी तीन भाग हैं, एक होता है अनुमस्तिष्क, एक होता है मेडुला, एक होता है पोन्स, ठीक है। तो देखिएगा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है वो हमारा ये वाला भाग, आपको ये फूल जैसी जो संरचना ऐसे बनी हुई दिखाई रही है, ठीक है, ये कौन सा भाग है, ये हमारा है, ये जो संरचना आपको इस तरह से बनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, ये हमारा है अनुमस्तिष्क। क्या है, अनुमस्तिष्क। इसका कार्य क्या है अनुमस्तिष्क का, ये हमारी स्थिति को और संतुलन को बनाए रखता है और ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, परिशुद्ध और अच्छी तरह से करवाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें अनुमस्तिष्क, अगर मान लो कोई ड्रिंक करता है, वाइन वगैरह पीता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसके अनुमस्तिष्क पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उसका संतुलन नहीं बनता है। ज्यादा पीने से हमारा क्या होता है, संतुलन, उसके पैर आप देखते हो किस तरह से चलता है, तो संतुलन जो बिगड़ता है वो इसी के कारण। हमारे शरीर का संतुलन कौन बनाता है, अनुमस्तिष्क बनाता है, ठीक है। जैसे आप में बहुत सारी और भी क्रियाएं होती है, जैसे सही से चलना, साइकिल चलाना, इसमें हमारे बैलेंस की जरूरत होती है, तो वो बैलेंस अगर आप इससे ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा तो वो बैलेंस नहीं रहेगा। पेन का उठाते तो भी हमारे संतुलन रहता है, पेन को उठा के रखना, पकड़ के रखना, ठीक है। तो ये काम अनुमस्तिष्क का होता है। मेडुला जो काम करता है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे हमारा रक्तचाप हो गया, बीपी हो गया, वमन यानी उल्टी हो गया, इस तरह की क्रियाएं होती है, वो कौन नियंत्रित करता है, मेडुला जो होता है वो नियंत्रित करता है। और पोन्स के अंदर कौन सा आता है, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन का नियंत्रण, सांस लेने में जो हमारा जो ब्रीथिंग का काम है वो किसके द्वारा होता है, पोन्स के द्वारा। ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है, ये भी क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया ही है। यानी अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब होता है जिनका हमारे पर कंट्रोल नहीं रहता, हम अपने अनुसार उसको रोक या चालू नहीं कर सकते। जैसे हृदय का धड़कना है, ठीक है, हृदय का धड़कना हो गया, ठीक है, पुतली के साइज को नियंत्रित करना हो गया। तो ये बहुत सारी क्रिया ऐसी होती है जिनका हम अपने अनुसार रोक या चालू नहीं कर सकते, उनको हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा पर्सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र, मानव जो मस्तिष्क है, इसमें से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आने के चांस है, इसको पूरा अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब हो सकता है इसमें पर्सन आपसे पूछे मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर अगर मस्तिष्क के भाग हैं उनको आपको बताना है, उसके कार्य बताने हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप पूरा तैयार करें। अगला है, किन्हीं 3 पादप हार्मोन के नाम लिखकर उनका एक एक कार्य लिखिए। कोई 3 पादप हार्मोन, हमने पादप हार्मोन चैप्टर के अंदर पढ़ रखे हैं, अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो आप चैप्टर में जाकर देखिएगा, ठीक है। आपको आई बटन में जो चैप्टर दिख रहा है उसके अंदर जाइएगा आप, और यहां से जाके आप पूरे डिटेल के अंदर आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। बिल्कुल हमने एक वीडियो में पूरा डिस्कस कर रखा है, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, तब क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से, हमने यहाँ पर 3 डिस्कस करने हैं। सबसे पहला हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन, प्लांट हार्मोन का आपको क्या बताना है, उसके नाम बताने हैं और उसके फंक्शन बताने हैं। सबसे पहला ऑक्सिन, हम पढ़ के आए ये पादप के शीर्ष भाग में होता है। अब आप पादप के सबसे शीर्ष भाग में तो लंबाई को बढ़ाने में सहायक करेगा, क्या करेगा, लंबाई बढ़ाने में। दूसरा क्या होता है, ये कायिक जनन में भी क्या करता है, सहायता करता है। जनन का एक प्रकार है कायिक जनन, उसमें सहायता करता है। तीसरा क्या है, खरपतवार को नष्ट करने में भी सहायता करता है, इसके आसपास कोई अनवांछित पौधे जो लग जाते हैं उसको नष्ट करने में सहायता करता है। दूसरा है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, ये तो पादप की लंबाई को बढ़ा रहा है, ये क्या करता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है। ये क्या करता है, जिब्रेलिन हार्मोन का पहला कार्य है तने की लंबाई को बढ़ाना। दूसरा क्या है, बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है। बीजों का अंकुरण जो होता है, बीज का फूटकर उसकी 2 पत्तियां जो निकल रहा है, अंकुरण जो होता है उसमें सहायता करता है जिब्रेलिन हार्मोन। और तीसरा इसका कार्य है, ये पुष्प के खिलने में भी सहायता करता है। जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनके खिलने में भी क्या करता है, जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो सहायक होता है। तीसरा है एब्सिसिक अम्ल। तीसरा जो हमारा हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, ये क्या करता है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। अब पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, मतलब कौन सा पौधा कितनी हाइट पर जाएगा, ठीक है, उसको नियंत्रित कौन करता है। अब पौधे की वृद्धि होती जा रही, अगर ये ऑक्सीजन बनता रहेगा तो पौधे की लंबी बढ़ती जाएगी। ये क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। जो एब्सिसिक अम्ल जो हार्मोन है, ये क्या करता है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। साथ में सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद कर देता है। जब मान लो पौधे के पानी की जरूरत है और उसको पानी नहीं मिला तो फिर वो रंध्र को बंद कर देता है, क्योंकि रंध्र जब खुलते हैं तो पानी का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, उसको भी नियंत्रित करता है। और ये क्या करता है, पत्तियों को सड़ने में सहायता करता है। अब आप देखते हैं एक मौसम के बाद में पत्तियां क्या हो जाती है, हर मौसम के पतझड़ की मौसम आती है जिस समय पत्तियां क्या हो जाती है, झड़ जाती है, तो उसको भी क्या करता है, सड़ने में सहायता करता है, ताकि वहां से जो सारे के सारे अपशिष्ट है वो पत्तियों के अंदर आ जाए और पत्तियां वहां से हट जाए और फिर दूसरी पत्तियां आ जाती है। तो इसमें ये 3 आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो 5 में से हमने 5 जो पढ़ रखे हैं पादप हार्मोन, उसमें से आपको कोई 3 याद है उसके और कार्य आप लिख दीजिएगा। अगला हमारा एक और बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन किसे कहते हैं, इसको आपको डिटेल में समझाना है। सबसे पहले आपको न्यूरॉन का डायग्राम बहुत ही अच्छे से, इसको तो आप अच्छे से याद ही कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में से पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला पर्सन न्यूरॉन ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका कोशिका हम यहाँ पर देखते हैं, ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। इसका पहला भाग है कोशिका काय। कौन सा है, ये जो कोशिका काय, इसके अंदर ये वाला भाग दिख रहा है, ये कोशिका काय है, जिसके अंदर ये केंद्रक होता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अंदर केंद्रक होता है, कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग मतलब कोशिका के अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है, जैसे कोशिका द्रव्य हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, तो ये इसके भाग होते हैं, वो सारे इसी के अंदर ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या होता है, न्यूरोफाइब्रिल्स के तंतु पाए जाते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स के तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। ये हमारा पहला भाग है कोशिका का, इसके बारे में लिख दिया। दूसरा है दुर्मिका या डेंड्राइट। दुर्मिका या डेंड्राइट क्या है, इसके बाहर ये जो आप देख रहे हैं रस्सी जैसी जो अलग अलग धागे जैसी संरचना लिखी हुई है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दुर्मिका। कोशिका काय से कुछ पतले व छोटे प्रवर्धित तंतु निकले होते हैं जिन्हें दुर्मिका कहते हैं। ये बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करके कोशिका काय तक पहुंचाते हैं। अब जैसे हमारे मसल से ये क्या है, अटैच है, मसल से जुड़े हुए हैं, तो वहां से कोई भी सूचना इनको लेनी है तो वहां से सूचना को ग्रहण करेंगे और कोशिका काय को पहुंचा देंगे। अब कोशिका काय आगे उसको पहुंचा देगा, ठीक है, तो ये काम इसका है। तीसरा हमारा है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन जिसको कहते हैं। ये हमारा ये रस्सी वाला जो भाग है ये तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। एक जो तंतुनुमा लंबी संरचना होती है उसको हम तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। इसके ऊपर की वसा को दोहरी परत पाई जाती है, देखिएगा ये दोहरी परत पाई जाती है, एक अंदर की लेयर एक बाहर की लेयर, दोहरी परत। अंदर वाली परत को हम कहते हैं माइलिन आच्छाद और भीतरी परत को, बाहर वाली परत को हम जो ऊपर की बाहरी परत है उसको कहते हैं माइलिन आच्छाद और अंदर वाली परत को हम कहते हैं स्वान आच्छाद। आच्छद जो कहते हैं, भीतरी जो परत है उसको स्वान आच्छद कहते हैं, बाहरी परत को हम माइलिन आच्छद कहते हैं, ठीक है।
दोनों ही परतें क्या होती है, विद्युत रोधी होती है। जैसे हम बात करते हैं हमारी जो वायर होती है, लाइट वाली जो वायर होती है, उसके बाहर जो कवर लगा होता है, वो अंदर से आप हाथ लगा के देखो, उस जो रबड़ का कवर होता है उसके बाहर हाथ लगा के दोनों ही क्या होते हैं, विद्युत रोधी। तो इसी तरह ये विद्युत रोधी होती है। और हमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दो न्यूरॉन के बीच या दो तंत्रिका कोशिका के बीच क्रियात्मक और संरचनात्मक संबंध या खालिस्तान को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उसमें दिया हुआ है निम्न में अंतर बताना है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। दूसरा है अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में अंतर। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है, देखिएगा प्रश्न हमारा दिया है, डिफरेंस बताना है किसमें, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के अंदर क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग क्या होती है। और दूसरा है इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों में बताना है। तो पहले हम बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ये एक अनैच्छिक क्रिया होती है, इसका हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे हम कई बार हाथ मान लो किसी पिन के ऊपर, ऑल पिन के ऊपर या गर्म चीज के ऊपर रख देते हैं तो फटाक से हाथ हट जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी हट जाता है। ये हमारे मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, अचानक से अपने आप ही हट जाएगा। तो ये अनैच्छिक क्रिया है, सॉरी ये क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। और ये क्या होती है, टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है। टहलना यानी आपको चलना है, आप अपनी मर्जी है तब उठ के चल सकते हो, रुक सकते हो। दूसरा क्या है, यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। ये प्रतिवर्ती क्रिया है वो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि ये किसके द्वारा होती है, मानव मस्तिष्क। अपने मस्तिष्क में, दिमाग में सब सोचा, जब सोचा तब उठ के चल दिए और जब मन किया बैठ गए, रुक गए। तो ये होता है। दूसरा होता है अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर होता है। देखिएगा हमारे शरीर में अनेक ऐसी क्रियाएं होती है जिनका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है, उन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना हो गया, पाचन हो गया, ठीक है, पुतली का आकार नियंत्रित हो गया, ये हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं, हमारे दिमाग द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। जबकि हम बात करें हमारे शरीर में कुछ अनेक ऐसी क्रियाएं भी होती है जिनका नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होंगे वो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाएगी, और जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होगी वो अनैच्छिक क्रियाएं कहलाएगी, ठीक है। मतलब होती अनैच्छिक क्रिया ही है, दोनों ही अनैच्छिक क्रिया ही है एक तरह से देखा जाए, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है। ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है और ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे हमने बताया, इसमें जैसे हम गर्म वस्तु को हाथ से छू लेते हैं तो अचानक से हाथ हट जाना, ये एक प्रतिवर्ती क्रिया होगी, ठीक है। और अनैच्छिक क्रिया मतलब जैसे भोजन का पाचन हो गया, हृदय का स्पंदन यानी हृदय का धड़कना हो गया, पुतली का आकार हो गया, ये सारी कौन सी होती है, ये हमारी होती है अनैच्छिक क्रिया। तो ये है हमारे चैप्टर नंबर 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों का भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो, अगर आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हो। लेकिन फिर से आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका टारगेट 95 या 100 आउट ऑफ 100 है तो फिर आप पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर कीजिएगा जो हमने वहां चैप्टर में समझ रखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।